Hello everyone, welcome to 16th lecture of Introduction to Computing. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने C++ की बेसिक चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और हम लोगों ने जिन चीज़ों के ऊपर बात की थी उनमें से केस सेंसिटिविटी के ऊपर हम लोगों ने बात की थी कि बेसिकली C++ इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. हम लोगों ने रिजर्व वर्ड्स को डिस्कस कर लिया था कि देयर आर बंच ऑफ वर्ड्स जिनको हम कीवर्ड्स भी कहते हैं और वो ऑलरेडी डिफाइंड हैं C++ में. उनकी डेफिनेशन को हम रीडिफाइन नहीं कर सकते. जिस कॉन्टेक्स्ट में वो उनको डिफाइन कर दिया गया है उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज़ किया जाएगा. फिर हम लोगों ने कमेंट्स के ऊपर बात की थी, मल्टी लाइन कमेंट्स को देखा था, सिंगल लाइन कमेंट्स को देखा था और ये देखा था कि किस तरीके से सोर्स कोड के अंदर आप कमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं टू हैव सम काइंड ऑफ रिमाइंडर्स फॉर योर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कोड. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए थी कि कमेंट्स जो हैं वो सोर्स कोड में कंपाइलेशन में कंसिडर नहीं होते, दे गेट इग्नोर्ड बाय योर कंपाइलर कम्प्लीटली. उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स की भी बात की थी कि किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, आइडेंटिफायर और वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है. और लास्ट में हम लोगों ने बात की थी कि वेरिएबल के नाम रखने के कुछ रूल्स हैं, तो हम लोगों ने इस चीज़ को भी डिस्कस कर लिया था. आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो गार्बेज वैल्यूज़ होती हैं उनका क्या मतलब होता है एंड हाउ दे आर बेसिकली एसोसिएटेड विद योर वेरिएबल. उसके बाद हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या चीज़ होती है, कोड ब्लॉक को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम वेरिएबल के स्कोप को भी डिस्कस करेंगे. तो इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखने के लिए लेट्स जंप इनटू आवर IDE विजुअल स्टूडियो कोड और एक एक्चुअल सोर्स कोड के अंदर इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं. मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया है और सबसे पहले हम एक वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं और उसके लिए मैं यहाँ पे ये ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा और एक स्पेसिफिक लोकेशन पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा जिसको मैं एज वर्क स्पेस यूज़ करूँगा. सो मैं यहाँ पे ड्राइव D के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ. लेट्स नेम दैट फोल्डर ITC वर्क स्पेस और इस फोल्डर को हम सेलेक्ट फोल्डर करते हैं. ये मेरे पास वर्क स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो गई है. अब इस वर्क स्पेस के अंदर एक हम सोर्स कोड फाइल जो है CPP फाइल जो है ना वो क्रिएट करते हैं. सो लेट्स क्लिक दिस न्यू फाइल और इसका हम नाम रख देते हैं first.cpp. और स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप एक हेलो वर्ल्ड की टेम्पलेट से स्टार्ट किया करें. तो लेट्स क्विकली राइट दैट सेम हेलो वर्ल्ड कोड अगेन. ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हम लोगों ने लिख लिया. इसको क्विकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं. जो शॉर्टकट था Ctrl-Alt-N. तो यहाँ पे आपने देखा कि दिस प्रोग्राम इज़ वर्किंग फाइन. अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि केस सेंसिटिविटी. तो अब जैसे ये सी आउट है तो अगर मैं यहाँ पर यही स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ लेकिन मैं केस सेंसिटिविटी को एक्सप्लॉइट करते हुए लेट्स यूज़ अ कैपिटल O हेयर, तो क्या ये वर्ड और ये वर्ड सेम कंसिडर होगा? इट शुड गिव एन एरर. यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है क्योंकि मैंने जो कोड एक्सटेंशन यूज़ की है वो मुझे यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहा है कि आइडेंटिफायर सी आउट इज़ अनडिफाइंड. उसको ये समझ नहीं आ रही है क्या क्या वर्ड है. तो केस सेंसिटिविटी आपने देख ली. केस सेंसिटिविटी के बाद रिजर्व वर्ड्स की अगर बात करें तो जैसे कि ये रिजर्व वर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंट इज़ अ रिजर्व वर्ड. तो क्या हम इस नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं? तो इसको हम चेक कर लेते हैं क्विकली. लेट्स डिक्लेयर एन वेरिएबल ऑफ टाइप इंट जिसका नाम मैं इंट रखता हूँ. तो क्या ये मुझे अलाउ करेगा? तो आप देख सकते हैं कि इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ द टाइप स्पेसिफायर वो मुझे यहीं पे एरर दे रहा है. तो इट इज़ नॉट अलाउड. क्या मैं ये नेम स्पेस के नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ? तो आप देख सकते हैं कि ये मैं नेम स्पेस के नाम का भी वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकता. तो ये रिजर्व वर्ड्स हैं ऑलरेडी. उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कुछ कमेंट्स की. तो कमेंट्स जैसे अब ये इनवैलिड लाइन ऑफ कोड है तो मैं इसको सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करते हुए तो आई कमेंटेड इट आउट. इसी तरीके से आई यूज़ अ सिंगल लाइन कमेंट हेयर, आई कमेंटेड इट आउट. और इसके बाद अगर मैं कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ आप देख सकते हैं इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन. और दीज टू आर इग्नोर्ड बाय आर कंपाइलर. और इसी को मैं मल्टी लाइन कमेंट के ज़रिए भी कर सकता था. उसका क्या तरीका था कि इन दो लाइनों को अगर मैंने एज मल्टी लाइन कमेंट ट्रीट करना है तो आई विल डू दिस एंड एंड द मल्टी लाइन कमेंट विद दिस. तो अभी भी ये कमेंटेड आउट है. इसके दरमियान में आप जो मर्ज़ी
जिब्रिश वगैरह लिख दें तो इट इज़ इग्नोर्ड बाय कंपाइलर टोटली। अभी भी अगर मैं इसको कंपाइल करके देखूं और ये मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, यू कैन सी कि प्रोग्राम इज स्टिल वर्किंग फाइन। इसके बाद हमने वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स की बात की थी कि वेरिएबल किस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल एज। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये एक ईजी सा सिंटेक्स है जिसमें डेटा टाइप बताई हमने और उसके बाद हमने एज वेरिएबल जो है वो डिस्कस किया था। तो मैंने वो ये वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर दिया और यहाँ पर मैं दोबारा अपनी हेलो वर्ल्ड की स्ट्रिंग को लिख लेता हूँ और अगर मैं ये सेव करके कंपाइल करता हूँ तो आप देख सकते हैं अभी भी मेरा प्रोग्राम जो है ना इट इज़ वर्किंग फाइन। अब ये वेरिएबल ने मेमोरी में 4 बाइट्स ले ली हैं। अच्छा, इस वेरिएबल को अभी मैंने कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं की है, तो इस वेरिएबल के अंदर अभी क्या पड़ा होगा। एज वेरिएबल को प्रिंट अगर मैंने स्क्रीन पे करना हो तो जैसे हमने अभी देखा था कि सी आउट इज़ अ स्टेटमेंट टू प्रिंट आउट समथिंग ऑन द स्क्रीन। ये हमने जैसे अभी स्ट्रिंग यहाँ पे एक लिटरल स्ट्रिंग जो है वो हमने प्रिंट आउट की है। तो अब इस वेरिएबल को अगर मैंने प्रिंट करना है तो आई कैन यूज़ द सिमिलर अप्रोच। अगर मैं यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम लिख दूँ तो ये इस वेरिएबल की वैल्यू जो भी है वो स्क्रीन पे प्रिंट आउट कर देगा। और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट यूँ कर लेते हैं क्योंकि मैं इस स्ट्रिंग को प्रिंट करने के बाद एक लाइन जो है ना कर्सर को नीचे लेके आ रहा हूँ तो ये एज की वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगी। सो फॉर द टाइमिंग ये एंडल का भी मैं आपको समझा देता हूँ। अभी मैं एंडल नहीं लगा रहा तो देखिएगा कि क्या होगा, बल्कि यूँ करता हूँ कि मैं अगर ये एंडल को एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी प्रिंट आउट एन अदर स्ट्रिंग हेयर और यहाँ पे अगर मैं लेट सपोज ये एंडल यूज़ नहीं करता तो देखिएगा कि क्या होता है। ये मैंने जो ही किया तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये वो पहला मैसेज है और उसके बाद क्योंकि मैंने नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं किया तो अगली जो प्रिंटिंग है वो बिल्कुल उसी पॉइंट से स्टार्ट हुई है। तो ये अगला मैसेज जो है ना आपने देख लिया। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंडल लगा देता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि ये 2 डिफरेंट लाइंस के ऊपर मैसेज प्रिंट हुआ है और इसके बाद आखिर में जो प्रिंट हुआ है वो ये 0 प्रिंट हुआ है। अच्छा, जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर हम ये भी देख सकते हैं कि इसके साथ किसी स्ट्रिंग को भी प्रिंट आउट कर लें सो दैट हमें पता चले कि हम एज वेरिएबल को जो है ना प्रिंट आउट करके देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि स्ट्रिंग जो है मैं यहाँ पे एज इज़ इक्वल्स टू और उसके बाद यहाँ पर एज वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ जो है ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद ये मैं सी आउट कर रहा हूँ एज को। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम नाउ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले 2 मैसेजेस हैं और ये तीसरी जो सी आउट स्टेटमेंट है मेरी उसके अगेंस्ट एज इज़ इक्वल टू 0 मुझे मिला। एक और वेरिएबल भी डिक्लेयर करके देखते हैं। लेट्स डिक्लेयर अनदर वेरिएबल जिसको मैं मार्क्स की जैसे मैंने एग्जांपल ली थी और यहाँ पर मैं अब मार्क्स को प्रिंट आउट भी करके देखता हूँ और यहाँ पर मैं एक NL भी यूज़ कर लेता हूँ सो दैट कि मैं नेक्स्ट लाइन पे उसको प्रिंट कर सकूँ। यहाँ पे देखिएगा कि मैंने स्पेस नहीं दी, इस वजह से आपको ये बिल्कुल साइड बाय साइड ये प्रिंटिंग नज़र आई है। तो मैं यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस अगर दे दूँ तो यू कैन सी दैट। अब देखिए मैंने एज में कोई वैल्यू नहीं दी थी लेकिन आई एम गेटिंग 0। मैंने मार्क्स में अभी तक कोई वैल्यू नहीं दी लेकिन जब मैंने मार्क्स को प्रिंट किया तो आई एम गेटिंग 16। अगर मैं एक और वेरिएबल की भी एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे नंबर जो है वो डिक्लेयर किया है, इसको प्रिंट आउट करके देखते हैं और इससे प्रीवियस वाली को भी मैं NL कर लेता हूँ। बल्कि हम लोग हर स्टेटमेंट के साथ एक एंडल लिख लेते हैं टू मेक इट इजी। इसको अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो नाउ यू कैन सी आई एम गेटिंग सम अनडिफाइंड रिस्पॉन्स हियर। तो मुझे नंबर में जो है 292 मिल रहा है। तो ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही? इन वैल्यूज़ को असल में हम लोग कहते हैं गार्बेज वैल्यूज़। तो जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट में बात की थी तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको किस चीज़ के बारे में, गार्बेज वैल्यूज़ के ऊपर। तो वेरिएबल्स को जब भी डिक्लेयर किया जाता है तो मेमोरी में जो जगह आपको एलोकेट हुई उस एलोकेटेड जगह में कोई भी डेटा जो प्रीवियसली एग्जिस्ट करता था, चाहे इट मेक सेंस और इट डजंट मेक सेंस, सो उसको वो जो भी डेटा या बेसिकली बाइनरी नंबर्स ही उसको मिले ना उन मेमोरी सेल्स के अंदर, तो उसको वो 4 बाइट्स में कन्वर्ट करके उस वक्त जो वैल्यू उसकी बन रही थी उसने वो आपको बनाकर दिखा दी। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली
garbage values. So whenever you declare variables inside C++, तो make sure कि आप garbage value को consider ज़रूर करें if you are declaring a variable. और इससे बचने का क्या तरीका है? अच्छा, एक तो ये तरीका है कि फॉर एग्जांपल अब जैसे ये मैंने एज, मार्क्स और नंबर को जो है ना मैं यहाँ पर डिक्लेयर किया, तो आई कैन असाइन वैल्यूज़ टू दीज वेरिएबल्स एज वेल. उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? उसके लिए मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है. तो असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत इजी कि जो वेरिएबल को मैंने वैल्यू असाइन करनी है, फॉर एग्जांपल उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा और इक्वल्स का सिंबल लगाऊंगा, सिंगल इक्वल्स यूज़ करते हुए, और जो भी मैंने वैल्यूज़ को असाइन करनी है. अब एज जो है उसको मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एज जो है वो लिख देता हूँ 20. एज को 20 असाइन कर दिया, ये मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ. अब इसको दोबारा से प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करें, कंपाइल करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं अब एज की वैल्यू मुझे यहाँ पे 20 नज़र आ रही है, लेकिन मार्क्स और नंबर्स अभी भी एक रैंडम वैल्यूज़ के तौर पर मुझे नज़र आ रहे हैं. अगर आप देखें, अगर इसमें दोबारा फिर से कंपाइल करूँ तो अब आप देख सकते हैं एज इज स्टिल 20, मार्क्स में भी मुझे 16 नज़र आ रहा है, लेकिन नंबर पहले मुझे 515 नज़र आ रहा था, अब नंबर मुझे 467 नज़र आ रहा है. अगेन अगर मैं इसको कंपाइल करके देखूं तो अब आप देख सकते हैं कि नंबर चेंज हो गया, 520 मेरे पास वैल्यू आ रही है. तो यहाँ पर इसका मतलब है कुछ गार्बेज वैल्यूज़ हैं जो कि मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. तो असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए हम इन वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं, जो भी वैल्यूज़ हमने वेरिएबल्स के अंदर रखनी है. सो लेट्स डू दैट फॉर मार्क्स एज वेल. मार्क्स में जैसे 90 रख देता हूँ और नंबर के अंदर मैं रख देता हूँ 1 2 3 4. और अब अगर मैं इसको कंपाइल करूँ तो आप देख सकते हैं कि अब मैंने जो वैल्यूज़ असाइन की हैं मेरे पास वेरिएबल्स के अंदर वही वैल्यूज़ नज़र आएंगी. अच्छा, इसी चीज़ को थोड़ा सा अब एक्सप्लोर वो भी कर लेते हैं जो हमने वेरिएबल नेमिंग रूल्स के ऊपर बात की थी. तो जैसे कि हमने बात की थी कि हम लेटर्स और डिजिट्स का कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं और दरमियान में हम अंडरस्कोर वगैरह एंड पे भी लगा सकते हैं, इन बिटवीन भी कहीं पे यूज़ कर सकते हैं. तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन में कोई मुझे इशू नहीं आया. अगर मैं कंपाइल करूं आई विल नॉट बी गेटिंग एनी काइंड ऑफ एरर. लेकिन हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम शुरू में नंबर लिख लेंगे और लेट्स सपोज ये मैं वेरिएबल लिखता हूँ तो इट विल शो एन एरर. इवन के यहाँ पे मेरी जो एक्सटेंशन है मुझे वहीं पे दिखा रही है कि ये आइडेंटिफायर जो है इट इज़ नॉट करेक्ट. और अगर मैं फिर भी इसको फोर्सफुली कंपाइल करूँ, ये कंपाइल हो गया, इस वजह से कंपाइल हो गया क्योंकि मैंने ये अभी सेव नहीं की फाइल. सो सेव करके अब मैं इसको दोबारा से अगर कंपाइल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे ये एरर दिया है कि आप नंबर से नहीं शुरू कर सकते. लेकिन अगर हम अंडरस्कोर से शुरू करें वेरिएबल को तो वो दैट इज़ टोटली वैलिड. इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ लाइन को सो दैट आई कैन कंपाइल माई कोड. तो अब आप देख सकते हैं माई कोड इज़ गेटिंग कंपाइल्ड और कोई इशू नहीं आ रहा. तो हमने वेरिएबल नेमिंग रूल्स की भी एग्जांपल को देख लिया. और इवन स्पेशल कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो वो भी हम किसी वेरिएबल के नेम के अंदर नहीं यूज़ कर सकते. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ इंट एज और इसके बीच में कोई एक स्पेशल कैरेक्टर में ये यूज़ कर लेता हूँ लेट्स सपोज, तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि ये इट्स गिविंग मी एन एरर, कि बता रहा है कि ये सही वैल्यू नहीं है. तो लेट्स कमेंट इट आउट एज वेल. गार्बेज वैल्यू को भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ गार्बेज वैल्यूज़. उसका मतलब ये होता है कि आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ना उसको आप वैल्यू ज़रूर असाइन करें बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग दैट वेरिएबल. अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट होता है इनिशियलाइजेशन का. इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें, लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल x डिक्लेयर करता हूँ तो यहाँ तक तो डिक्लेरेशन होगी. लेकिन अगर एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए और इसमें कोई वैल्यू भी असाइन कर दूँ तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है. सो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप वैल्यू भी असाइन कर दें वेरिएबल को. इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आप वेरिएबल को जिस वक्त डिक्लेयर करें उसी वक्त अगर आप साथ ही उसकी वैल्यूज़ भी असाइन कर दें, उसको इनिशियलाइज कर दें, तो नॉर्मली जितने भी आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं आप उनको 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं. तो ये जितनी भी मेरी डिक्लेरेशन थी मैंने इनको भी इनिशियलाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया है. और आफ्टर असाइनिंग द वैल्यूज़
आप उन वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने पहले अब इनिशियलाइज करते वक्त वैल्यूज़ ज़ीरोज़ रखी हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अगर ये प्रिंट आउट करूँ बिफोर असाइनिंग द वैल्यूज़, तो यहाँ पे मुझे पहले ज़ीरोज़ नज़र आएंगे, मैंने बाद में वैल्यूज़ चेंज कर दी और फिर मुझे अपडेटेड वैल्यूज़ जो हैं वो नज़र आएंगी। लेट्स गेट रिड ऑफ दीज हेलो वर्ल्ड मैसेजेस फॉर द टाइम बीइंग। अब मैं कोड को कंपाइल करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने जिस वक्त असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट की, तो क्योंकि मैंने इनिशियलाइज़ किया हुआ है ज़ीरो से, तो मुझे ज़ीरोज़ मिले। बाद में मैंने इनको वैल्यूज़ को रीअसाइन किया है असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए, तो आई एम गेटिंग द अपडेटेड रिजल्ट। अब हम क्विकली बात कर लेते हैं कोड ब्लॉक की। सो गेट रिड ऑफ दिस कोड, तो ये सारा कोड फॉर द टाइम बिंग मैंने डिलीट कर दिया। कोड ब्लॉक के ऊपर अगर बात करें तो ये जो करली ब्रेसेस है, इसके इन बिटवीन आप जो कुछ भी लिखते हैं दैट इज़ योर कोड ब्लॉक। तो जैसे कि ये हमारा एक कोड ब्लॉक है मेन फंक्शन का, जहाँ से ये पहली करली ब्रेस स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, तो एवरीथिंग रिटन इन बिटवीन दीज ब्रेसेस, ये हमारा एक कोड ब्लॉक है। तो अगर हम इस कोड ब्लॉक के अंदर कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट्स से ए, और इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 90, और इसको मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ। सो ए इज़ इक्वल्स टू जो भी की वैल्यू है वो प्रिंट करो, और इसको हम अगर चला के देखें तो यू कैन सी कि मेरे पास 90 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि आई कैन स्टार्ट एन अदर कोड ब्लॉक, और इस कोड ब्लॉक के अंदर भी मैं एक वेरिएबल इसी नाम से अगर मैं डिक्लेयर कर लूँ और उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 80, और लेट्स प्रिंट आउट द वैल्यू हेयर। अब क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल नेम्स शुड बी यूनिक, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। तो क्या ये मैं रीडिफाइन नहीं कर रहा? अच्छा, लेट्स बिफोर डिस्कसिंग दिस थिंग, यूनिकनेस की हमने एग्जांपल वैसे पहले डिस्कस कर ली थी। अगर मैं इस कोड ब्लॉक को ये कमेंट आउट कर रहा हूँ यूजिंग मल्टी लाइन कमेंट, और अगर मैं यही वाली लाइन यहाँ पर लिखूँ, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये अलाउ करेगा मुझे? लेट्स ट्राई और कंपाइल करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ गिविंग मी एन एरर, और वहाँ पे वो एरर में मुझे बता रहा है कि ये रीडिक्लेरेशन का एरर है, कि ये ऑलरेडी डिफाइंड है। तो विद इन अ स्कोप, क्योंकि ये स्कोप यहाँ से यहाँ तक है, तो इस स्कोप के अंदर जो है ना मुझे रीडिफिनिशन अलाउड नहीं है। लेकिन अगर मैं एक नया कोड ब्लॉक स्टार्ट कर लूँ, जो कि मैंने यहाँ पर किया है, तो अब अगर मैं अपने कोड को कंपाइल करता हूँ, सो आप देख सकते हैं आई मिस्ड आउट द ए हेयर। दोबारा से इसको कंपाइल करें, तो अब आप देख सकते हैं कि पहली स्टेटमेंट में ये 90 यहाँ पे प्रिंट हुआ, मुझे रीडिक्लेरेशन का कोई एरर नहीं आया, और यहाँ पर इस स्टेटमेंट में उसने जो ये वाला ए है इसको गेट किया। तो दैट मीन्स कि विद इन अ कोड ब्लॉक वेरिएबल नेम्स जो होते हैं वो यूनिक होने चाहिए, और वेरिएबल की जो लाइफ है ना वो इसी कोड ब्लॉक के अंदर अंदर है। फॉर एग्जांपल जो ही ये कोड ब्लॉक ख़त्म होगा, ये ए मेमोरी से भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसकी एग्जांपल हम किस तरीके से ले सकते हैं कि इस कोड ब्लॉक के अंदर फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ b इज़ इक्वल्स टू 70। अब अगर मैं यहाँ पर इस कोड ब्लॉक के बाहर b को अगर एक्सेस करने की कोशिश करूं, मैं b की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करता हूं, तो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? मैं यहाँ पर b की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूं, तो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन आई विल बी गेटिंग एन एरर। लेकिन कंपाइलेशन से पहले भी आपको ये आइडेंटिफायर b इज़ अनडिफाइंड का एरर मैसेज यहीं पे नज़र आ रहा है। उसको नज़र ही नहीं आ रहा कि ये b कहाँ पे है, b इज़ अनडिक्लेयर्ड, क्योंकि ये जो स्कोप है ये इन ब्रेसेस के अंदर का स्कोप है, और ये वाला जो स्कोप है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सो दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल b लेता हूँ और उसकी वैल्यू मैं 4 दे देता हूँ, लेट्स सपोज, अब इसको ये b नज़र आएगा, लेकिन इसको ये b कौन सा नज़र आ रहा है? ये वाला b नज़र आ रहा है। और यहाँ पे भी अगर मैं इस कोड ब्लॉक के अंदर की बात करूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू ऑफ b अगर मैं प्रिंट करूँ, तो ये इसको कौन सा b नज़र आएगा? इसको इस कोड ब्लॉक के अंदर जो मैंने डिक्लेयर किया b, ये वाला b, तो यहाँ पे मुझे 80 मिलेगा, यहाँ पे 70 मिलेगा, और इस b के लिए मुझे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो क्विकली इसको कंपाइल करके भी देख लेते हैं और रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं
यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये 90 मिला, जो कि मैंने यहाँ पे ये प्रिंट किया है। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे इस ए को प्रिंट किया है जिसकी वैल्यू 80 है, तो यहाँ पे मुझे ये 80 मिल गया। फिर मैंने बी को प्रिंट किया है, ये मुझे 70 मिल गया। उसके बाद फिर मैंने बी को प्रिंट किया जिसकी वैल्यू इस कोड ब्लॉक के अंदर 4 है, तो ये मुझे 4 यहाँ पर मिल गया। तो आपने देख लिया कि कोड ब्लॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और ये वेरिएबल की स्कोप के ऊपर किस तरीके से इनका इम्पैक्ट पड़ता है। ग्लोबल वेरिएबल्स की या ग्लोबल स्पेस की अभी हम बात नहीं कर रहे, वो बाद में किसी लेक्चर में मैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूँगा। हमने बेसिक्स अभी डिस्कस कर ली हैं। और एक और भी चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो ये कोड ब्लॉक्स हैं आप मज़ीद नेस्टेड लेवल पे इनको लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस कोड ब्लॉक के अंदर यू कैन हैव अनदर कोड ब्लॉक, इस कोड ब्लॉक के अंदर यू कैन हैव अनदर कोड ब्लॉक। तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट्स से सी, और उसको कोई वैल्यू असाइन करता हूँ, तो इसकी एक्सेस जो है ये सिर्फ और सिर्फ मुझे इस सी कोड ब्लॉक के अंदर है। जो ही ये वाला कोड ब्लॉक ख़त्म होगा मैं इस पॉइंट पे आऊँगा और अगर मैं सी को प्रिंट करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, तो आई विल बी गेटिंग एन एरर, क्योंकि सी जो है यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस कोड ब्लॉक से बाहर आ गया। तो नेस्टिंग ऑफ कोड ब्लॉक्स इज़ अलाउड, लेकिन नॉर्मली इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू हैव दिस नेस्टेड लेवल ऑफ कोड ब्लॉक्स। तो जिस हद तक पॉसिबल हो इसको अवॉइड भी करना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।